नमस्कार रेल साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रेल साथियों, आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं बीआर क्लासेस फॉर रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। और आज हमने लिया है ईस्टर्न रेलवे का WLI का पेपर, जिसमें सबसे पहले हम राजभाषा को सोल्व करेंगे। और ये पेपर जो कंडक्ट हुआ था वो डेट ऑफ एग्जाम 30 अप्रैल 2022 को ये कंडक्ट हुआ है। ईस्टर्न रेलवे का पेपर है। पर्सनल ब्रांच हेडक्वार्टर क्वेश्चन पेपर सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर लेवल 6 अगेंस्ट 35% कोटा थ्रू जनरल सिलेक्शन फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर। फुल मार्क्स इसके 100 हैं और समय इसमें 2 घंटे का दिया गया है, 12 बजे से 2 बजे तक, और 110 प्रश्न है और 1/3 नेगेटिव का प्रावधान है। इसमें 1/3 नेगेटिव का प्रावधान है, अंक का प्रावधान है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम राजभाषा के पार्ट में, जो कि क्वेश्चन नंबर 101 से 110 तक है। राजभाषा का वीडियो अलग इसलिए बनाया जाता है साथियों कि जो राजभाषा होती है, वो जो टॉपिक है राजभाषा का, वो सबके लिए उपयोगी होता है। आप ये सभी जानते हैं, रेलवे की जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन है उसमें सब में राजभाषा का योगदान है। तो राजभाषा सबके लिए होती है, इसलिए इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मैक्सिमम रेल साथियों को मिले, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। इसलिए राजभाषा के जो वीडियो होता है उसको हम अलग से बनाया जाता है, उसको वरीयता दी जाती है। तो चलिए हम राजभाषा यहाँ सोल्व करते हैं और देखते हैं राजभाषा 101 टू 110। ये आपका पहला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख रहे हैं साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन जो राजभाषा का है, पहला प्रश्न है, वो प्रश्न नंबर यहाँ 101 है, आपके लिए पहला हो जाएगा क्योंकि राजभाषा का वीडियो हम अलग से बनाते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है, विच डेट इज सेलिब्रेटेड एज हिंदी डे इन एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, ये ऐसा सुपरहिट क्वेश्चन है कि राजभाषा में कोई प्रश्न आए या नहीं आए, लगभग 90% इस प्रश्न के चांस रहते हैं। 90% ये प्रश्न आता ही आता है और ये लगभग सभी को याद है। इसका प्रश्न का उत्तर है 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, जो कि हम 1953 से मनाते आ रहे हैं। ये आपको 14 सितंबर को मनाया जाता है और ये 1953 से हम मनाते आ रहे हैं। इसी से रिलेटेड आपको एक दिवस और याद रखना है, वो है 10 जनवरी। 10 जनवरी आपका अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय दिवस है 14 सितंबर, और ये जो 10 जनवरी है ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। इसको हम 2006 से रेगुलर मनाते आ रहे हैं। तो ये आपको इतनी सी जानकारी यहाँ याद रखनी है, अपने दिमाग में याद रखनी है। दोनों दिवस आपको याद रखने हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और ये 2006 से हम मनाते आ रहे हैं। दूसरा, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, जो कि अपन 1953 से मनाते आ रहे हैं। ये इतनी सी नॉलेज राजभाषा को आपके याद रखनी है।
चलिए साथियों, नेक्स्ट नंबर है 102 प्रश्न, अपने लिए दूसरा हो जाएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। राजभाषा अधिनियम कौन से वर्ष में पारित किया गया? तो यहाँ राजभाषा से रिलेटेड मैं आपको 4 प्रश्न बता रहा हूँ, इसी को आपको याद रखना है ओनली, और कुछ भी नहीं करना है। इन्हीं 4 में से राजभाषा अधिनियम पूछा जाता है। पहला प्रश्न है कि राजभाषा अधिनियम आपके 10 मई 1963 को पारित हुआ था या लागू हुआ था, यह आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है, इसके ठीक 4 साल बाद, कितने साल बाद? ठीक 4 साल बाद 10 मई 1967 को ये संशोधित हुआ था। ठीक है साथियों। और तीसरा प्रश्न है वो है कि ये 26 जनवरी 1965 से प्रभावी हुआ था। 26 जनवरी 1965 से प्रभावी हुआ था। ये 3 चीजें आपको यहाँ ध्यान में रखनी है, ये अपने दिमाग में आपको रखनी है यदि राजभाषा के 10 के 10 प्रश्न आपको पेपर में सही करने हैं तो। और एक जो चौथा प्रश्न है वो याद रखना है, धारा 3(3) के अंतर्गत ये धारा 3(3) कब से प्रभावी हुई? धारा 3 कब से प्रभावी हुई? तो ये आपके 26 जनवरी 1965 से प्रभावी हुई। ये 4 प्रश्न आपको याद रखने ही रखने हैं यदि 10 में से 10 नंबर आपको राजभाषा में लाने हैं तो यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा है? यहाँ प्रश्न पूछ रहा है राजभाषा अधिनियम कौन से वर्ष में पारित हुआ? तो ये आपके 10 मई 1963 को पारित हुआ या लागू हुआ। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है, अब आप समझ गए होंगे कौन सा राइट आंसर है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो यहाँ 1963 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये इसकी राम कहानी थी। चलिए 103 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 103 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वेस्ट बंगाल कम्स अंडर विच रीजन ऑफ राजभाषा रूल्स? पश्चिमी बंगाल राजभाषा नियम के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो जो ए क्षेत्र है उसमें 9 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल 11 राज्य आते हैं। ठीक है साथियों, इसको हम हिंदी के अनुसार कै क्षेत्र बोलते हैं। इसको हिंदी के अनुसार कै क्षेत्र बोलते हैं। 2 केंद्र शासित कौन कौन से हैं? एक तो आपके दिल्ली हो जाएगा, दूसरा आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। और इनमें कौन कौन हो जाएगा? इनमें आपके राजस्थान, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, ये आपके 9 राज्यों में हो जाएंगे। तो टोटल 11। और जो बी क्षेत्र है, रीजन बी है, उसमें आपके 3 राज्य और 3 संघ शासित क्षेत्र आते हैं। तो टोटल 6 इसमें आते हैं। और हिंदी के अनुसार कै क्षेत्र इनको बोला जाता है। तो यहाँ पे जो 3 हैं वो कौन कौन से हैं, इसके लिए हमने एक ट्रिक बना रखी है। वो ट्रिक है पंगु चंद्र मदान। पंगु चंद्र मदान, इसके लिए एक ट्रिक बना रखी है हमने, पंगु चंद्र मदान।
तो ये पै से पंजाब हो गया, गु से गुजरात हो गया, चंडीगढ़ से चंडीगढ़ हो गया, और मैं से महाराष्ट्र हो गया, दा से दादरा नगर हवेली हो गया, और दमन द्वीप समूह, दमन द्वीप समूह भी इसी में आता है। तो 6 दमन द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और चंडीगढ़, ये 3 केंद्र शासित जो संघ शासित संघ राज्य बोलते हैं जिनको हम, ये 3 आपके ये हो जाएंगे। और आपके महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब, ये आपके 3 राज्य हो जाएंगे। और अब ये बताइए जो पश्चिमी बंगाल, अब इसके अलावा 11 तो ये हो गए और 6 ये हो गए, इनके 17 के अलावा जितने भी बाकी के राज्य बचते हैं, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो, चाहे वो आपके केंद्र शासित प्रदेश हो, चाहे वो आपके प्लस राज्य हो, वो बाकी के सारे सी क्षेत्र में आएंगे, बाकी के सारे सी क्षेत्र में आएंगे। 11 को और 6, 17 को छोड़ करके बाकी के सी क्षेत्र में आएंगे। तो यहाँ जब हम पश्चिमी बंगाल को देखते हैं, तो पश्चिमी बंगाल न तो ये ए से ए रीजन में आता है, न बी रीजन में आता है, तो फिर जाएगा कहाँ पश्चिमी बंगाल, तो फिर ये जाएगा कहाँ, सी क्षेत्र में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। यानी 103 प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन, आंसर सी करेक्ट आंसर। तो ये जो पश्चिमी बंगाल है आपके सी रीजन में आ जाएगा, और हिंदी के अनुसार गह क्षेत्र में आ जाएगा। 3 ही तो क्षेत्रों में बांटा गया है इसको, क, ख और ग, और अंग्रेजी के अनुसार ए, बी और सी रीजन। तो आपके जो पश्चिमी बंगाल है वो आपके सी क्षेत्र में आ जाएगा, और राइट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए साथियों, नेक्स्ट है 104 नंबर है साथियों। 104 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, कम्युनिकेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज इन रीजन सी विथ स्टेट्स और पर्सन्स अंडर राजभाषा रूल्स विल बी इन। यानी क्षेत्र सी में केंद्र सरकार के कार्यालयों से राज्यों राजभाषा नियमों के तहत व्यक्ति के साथ संचार इस प्रकार होगा। तो जो सी क्षेत्र होता है उसमें मैं आपको बता दूं अंग्रेजी भाषा में संचार होगा। जो सी क्षेत्र होता है वो इंग्लिश का होता है, और जो क क्षेत्र यानी ए क्षेत्र होता है वो हिंदी क्षेत्र होता है, और जो ख क्षेत्र होता है वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है। तो यहाँ पे जो आपको सी क्षेत्र के लिए पूछा है तो वो इंग्लिश हो जाएगा। तो इंग्लिश आपका ऑप्शन डी में है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन इज डी करेक्ट आंसर। योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, यानी इंग्लिश आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 105 नंबर है साथियों। ड्यूरिंग डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968। ड्यूरिंग डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 प्रोसीडिंग एनी ऑर्डर और नोटिस शैल बी सर्व टू एम्प्लॉय इन DAR कार्रवाई के दौरान कर्मचारी को कोई भी आदेश या नोटिस में तामील किया जाएगा। तो मैं ये बता दूं साथियों यहाँ कि डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर डिसिप्लिन या DR की फुल फॉर्म होती है डिसिप्लिन एंड अपील रूल। डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968, ये आपके डिसिप्लिन अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 के अनुसार यानी DA कार्रवाई के अंतर्गत दौरान कर्मचारी को कोई भी आदेश या नोटिस किसी भी भाषा में यानी हिंदी या अंग्रेजी दोनों भाषा में तामील किया जा सकता है।
हिंदी में भी किया जा सकता है और अंग्रेजी में भी किया जा सकता है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा, केवल हिंदी केवल अंग्रेजी नहीं, हिंदी और इंग्लिश दोनों, हिंदी या अंग्रेजी कर्मचारी की इच्छा के अनुसार। तो ये आपका यहाँ ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट है व्हेन एन एप्लीकेशन इज मेड इन हिंदी इट शुड बी रिप्लाइड इन। यानी जब कोई आवेदन हिंदी में किया जाता है तो उसका उत्तर केवल हिंदी में ही दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ओनली हिंदी, ऑप्शन ए आंसर इज करेक्ट आंसर। चलिए साथियों, प्रश्न संख्या 107 है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे गौर से और सावधानी से देखिएगा। और ये प्रश्न आपको डायरेक्ट जो राजीव महाजन पीके शर्मा की बुक है उसमें आपको ये प्रश्न डायरेक्ट मिल भी जाएगा। नोट्स और क्वेश्चन बैंक और राजभाषा मटेरियल में तो खैर मिलेगा ही मिलेगा। जो आपके बेसिक नॉलेज के लिए जो राजीव महाजन और पीके शर्मा की बुक्स है उसमें भी ये आपको डायरेक्ट मिल जाएगा क्वेश्चन। प्रोफिशिएंसी इन हिंदी मीन्स द एम्प्लॉय हैज। हिंदी यानी हिंदी में प्रवीणता का अर्थ है, हिंदी में प्रवीणता का अर्थ है कर्मचारी के पास, देखिए गौर से देखना, पास्ड मैट्रिक इन हिंदी मीडियम, हिंदी माध्यम में मैट्रिक उत्तीर्ण, बिल्कुल करेक्ट। टेकन हिंदी एज इलेक्टिव सब्जेक्ट इन डिग्री, डिग्री में हिंदी को ऐच्छिक विषय के रूप में लिया हो, बिल्कुल करेक्ट, ये भी सही है। तीसरा है डिक्लेयर्स हिज हर प्रोफिशिएंसी इन हिंदी, हिंदी में अपनी दक्षता की घोषणा करता है यदि कर्मचारी। देखिए यहाँ तीनों चीज है, या तो वो मैट्रिक उत्तीर्ण हो, या हिंदी को ऐच्छिक विषय के रूप में लिया हो, या ये खुद घोषणा कर दे कि मैंने हिंदी में दक्षता प्राप्त कर ली है। तो यहाँ तीनों पॉइंट सही है आपके, ए बी सी तीनों सही है, तीनों पॉइंट आपके सही है। इसलिए जो आपका आंसर बनेगा वो राइट ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी बनेगा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन डी, डी में क्या है ऑल ए बी सी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी बन जाएगा, क्योंकि ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, इसलिए राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी संविधान के किस भाग में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। तो देखिए यहाँ तीन भाग आपको याद रखने हैं, एक तो भाग 5 है और एक भाग 6 है और एक भाग 17 है। तो ये भाग जो 5 है ये संसद में हिंदी के प्रयोग से संबंधित है, तो हिंदी के प्रयोग से संबंधित है तो ये राजभाषा के अंतर्गत ही आ गया। लेकिन ये भाग 5 में ये संसद में हिंदी, और भाग 6 जो विधान मंडलों के लिए है, ये संसद के लिए है, ये विधान मंडलों के लिए है भाग 6 है जो, तो ये तो आपके अलग हो गए। अब ये जो भाग 17 में जो संविधान के किस भाग में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है, तो जो भाग 17 है उसमें जो आर्टिकल है 343 से 351, 343 टू 351, ये जो 9 अनुच्छेद हैं आपके, 9 आर्टिकल हैं, 9 अनुच्छेद हैं, इसमें राजभाषा का प्रावधान है, 9 आर्टिकलों में राजभाषा का प्रावधान है। और ये 9 आर्टिकल जो अनुच्छेद होते हैं ये 343 से 351 तक है, टोटल 9 है। तो ये 9 किस में है, भाग 17 में। तो फिर राजभाषा का प्रावधान कौन से भाग में हो गया, तो सीधा सट आंसर है भाग 17 हो गया। तो यही आंसर आपका यहाँ पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो जो पार्ट यानी पार्ट 17 हो जाएगा, यानी राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यहाँ पे आप राजा हो जाएगा। ये जो भाग पार्ट 5 है इसमें
संसद से संबंधित राजभाषा हिंदी के प्रयोग से है, संसद से। और ये जो पार्ट भाग 6 है ये आपके विधानमंडलों से संबंधित है, विधानमंडल में ये हिंदी के प्रयोग से संबंधित है। तो ये पार्ट 6 विधानमंडल से है, पार्ट 5 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से है, और पार्ट 17 है जो आपके 343 से 351 9 अनुच्छेद है जो इनमें राजभाषा का प्रावधान है। तो ये किस में है? तो ये भाग 17 में। इसलिए आपका जो राइट आंसर यहाँ होगा वो पार्ट भाग 17 होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, भाग 17, पार्ट 17। चलिए नेक्स्ट 109 प्रश्न है साथियों। 109 प्रश्न पूछ रहा है, एट प्रेजेंट हाउ मेनी लैंग्वेज आर एनलिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 8वीं अनुसूची, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची। देखिए वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो ये जो प्रश्न है साथियों, इसमें ये पूछ रहा है कि एट प्रेजेंट हाउ मेनी लैंग्वेज आर एनलिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वर्तमान में संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो जो वर्तमान में जो सूचीबद्ध किया गया है वो 22 भाषाएं हैं साथियों। वर्तमान में ये आपके 22 भाषाएं हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन अब इनकी राम कहानी आपको समझना जरूरी है, तो वो चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम 1950 में। सबसे पहले चलते हैं हम 1950 में चलते हैं। 1950 में क्या हुआ? शुरू में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः 14 भाषाओं को माना गया था। जो अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं एट प्रेजेंट में, वर्तमान में 22 भाषाएं, वो 1950 में 14 भाषाएं थी। शुरू में मूल संविधान में शुरू में 1950 में 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। शुरू में 14 भाषाएं थी। फिर क्या हुआ कि 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ। 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ और 1967 में एक भाषा जोड़ दी गई, और वो जोड़ी गई सिंधी भाषा जोड़ी गई। 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई। तो ये 14 और 1 15 हो गई साथियों। फिर क्या हुआ कि 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ। 71वां संविधान संशोधन हुआ। उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, 3 भाषाएं वहां जोड़ी गई। 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अब यहाँ जो नेपाली भाषा थी वो 22 भाषाओं में एकमात्र विदेशी भाषा है। ये जो नेपाली भाषा है ये एकमात्र विदेशी भाषा है, एकमात्र विदेशी भाषा है जो 1992 में जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन के साथ। 71वें संविधान संशोधन में उसके साथ मणिपुरी को भी जोड़ा गया और उसके साथ कोंकणी को भी जोड़ा गया। तो ये 3 प्लस हो गई। तो ये आपके हो गई 14 और 1 सिंधी हो गई 15, 15 और 3 हो गई 18 भाषाएं हो गई साथियों। फिर क्या हुआ 2003 में क्या हुआ कि 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ। उसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया। उसमें आपके बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली,
इसके लिए ट्रिक बोर्ड मास है साथियों। जो गणित में हम बोर्ड मास का नियम लगाते हैं वो ट्रिक याद कर लेना, बोर्ड मास। यानी इसके लिए ट्रिक बता दे। इसके लिए नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी के लिए तो ट्रिक है आपके लिए नमक। इसके लिए ट्रिक है नमक, यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्तारी के लिए ट्रिक है बोर्ड मास, जो आपके गणित में चलता है। बोर्ड मास का नियम जो चलता है गणित में वो इसकी ट्रिक है। तो यहाँ बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्ताली 4 भाषाएं 1992 संविधान संशोधन था और ये 2003 में हुआ था। तो ये 4 भाषाएं 2003 में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 2003 में जोड़ी गई। कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 4। बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्ताली। संविधान संशोधन था 92वां संविधान संशोधन था। तो इस प्रकार से ये 14 और 1 15, 15 और 3 18 और 18 और 4 भाषाएं ये आ गई आपके। 4 भाषाएं ये हो गई। तो 18 और 4 ये आपके 22 भाषाएं हो गई। तो ये थी साथियों 22 भाषाओं की राम कहानी। ये अब आपके समझ में आ गया होगा कंप्लीट कि कैसे हमारी 14 भाषाओं से कैसे वर्तमान में 22 भाषाएं बनी। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछता है वो 2 पूछता है, या तो वर्तमान में 22 भाषाएं पूछेगा या मूलतः संविधान की 14 भाषाएं पूछेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे 2 प्रश्न और ध्यान में रखना है कि एकमात्र विदेशी भाषा कौन सी है। तो एकमात्र विदेशी भाषा आपकी नेपाली है, जो 1992 में 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। और दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न इंपॉर्टेंट यहाँ बनता है कि इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा सम्मिलित नहीं है। अंग्रेजी, इंग्लिश लैंग्वेज नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड। यानी कि 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा है, जो आपकी अंग्रेजी जो भाषा है वो साहिक आधिकारिक भाषा है, वो इन 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। और 22 भाषाओं में जो एकमात्र विदेशी भाषा शामिल है वो आपके नेपाली है साथियों। वो भाषा आपके नेपाली है। तो एकमात्र विदेशी भाषा नेपाली हो गई और 22 भाषाओं में अंग्रेजी सम्मिलित नहीं है। ये दोनों प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। इंग्लिश एक साहिक आधिकारिक भाषा है। तो चलिए साथियों, ये 22 भाषाओं की रामकहानी समाप्त हो गई। तो यहाँ जो आपका आंसर आ जाएगा वो 22 भाषाएं एट प्रेजेंट में। राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 109 का ए राइट आंसर, ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन इज ए आंसर 22 भाषाएं। चलिए जो 110 प्रश्न है वो देख लेते हैं। विच वन इज द फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है? तो मैंने अभी आपको बताया भारत की जो 8वीं अनुसूची है, ये 8वीं अनुसूची भी ध्यान में रखना आपको बहुत जरूरी है। ये पूछा जाता है कई बार कि भारतीय संविधान की वर्तमान में 22 भाषाएं कौन सी अनुसूची में है, तो वो 8वीं अनुसूची में है। तो जो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है, तो मैंने अभी बताया था विदेशी भाषा नेपाली। अभी बताया था मैंने विदेशी भाषा नेपाली है, जो 1992 में 71वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ी गई थी, जो कि एकमात्र विदेशी भाषा है नेपाली, एकमात्र। तो यहाँ नेपाली बी ऑप्शन में है, यहाँ नेपाली बी ऑप्शन में। तो आप यहाँ राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो ये थे साथियों आपके 10 प्रश्न राजभाषा के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे और आपके लिए भी अति महत्वपूर्ण थे। और राजभाषा एक ऐसा टॉपिक है जिसका रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में, परीक्षाओं में, सभी में राजभाषा का बहुत महत्व है। और राजभाषा एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इजी टॉपिक है, जिसको मात्र में 2 दिन की तैयारी में इसको तैयार किया जा सकता है और इसमें आप 10 में से 10 स्कोर कर सकते हैं मात्र थोड़ी बहुत तैयारी से। तो इस टॉपिक को कभी नजरअंदाज नहीं करें, इसको सीरियस लें और मात्र 2 दिन की तैयारी में पाएं 10 में से 10 नंबर। तो ये थे साथियों आपके राजभाषा के 10 प्रश्न, जो कि आपके ईस्टर्न रेलवे
35% अगेंस्ट कोटा के WLI के पेपर में से ये 10% लिए गए हैं। और ये आपका राजभाषा का अलग से वीडियो था। अब हम WLI का पेपर सोल्व करेंगे ईस्टर्न रेलवे का, जो कि आपके 30/4/2022 को कंडक्ट हुआ था ईस्टर्न रेलवे का। तो उसमें हम पार्ट फर्स्ट में 1 से 50 तक लेंगे और पार्ट 2 में 51 से 100 तक लेंगे। तो तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय रेलवे, जय हिंद। फिर मिलेंगे नए पेपर के साथ, नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय हिंद।